हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मास्टर शिक्षा। दोस्तों, आज जो हमने लास्ट क्लास में हमने बात करी थी, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 35 तक में हमने बात करी थी। ठीक है, उसका हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। भाग 3 का। भाग 3 जो है वो हमारा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, जिसमें कई सारे अधिकार दिए हुए हैं। बेसिकली हमारे 7 अधिकार हैं। 7 में से एक अधिकार जो थे वो हमारे खत्म हो गए हैं, जो कि था हमारा संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार जो है अनुच्छेद 31 के अंतर्गत आता है। ठीक है, जिसको अभी वर्तमान में खत्म कर दिया गया है। वर्तमान में इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, पहले जो कानूनी अधिकार पहले जो ये मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, ये अनुच्छेद 19 के 6 के अंदर तथा हमारे जो मौलिक अधिकार है उसके अनुच्छेद 31 के अंतर्गत आता था। ठीक है, जो कि अभी वर्तमान में 300 के क में डालकर इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है और इसको मौलिक अधिकार से बाहर रखा गया है। ठीक है, अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो दोस्तों ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है, और अमेरिका के संविधान से जो इसको बोला जाता है अमेरिका के संविधान में फ्रेंच भाषा में। ठीक है, इसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा। ठीक है, मैग्ना कार्टा जो है वो मौलिक अधिकार को कहते हैं और ये जो है नैसर्गिक अधिकार है, यानी जन्म से ही हमें ये अधिकार प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा संसद जो है, संसद मूल अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है और जो राष्ट्रपति है वो मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। ठीक है, निलंबित मतलब कुछ टाइम के लिए टाला जा सकता है और संसद जो है इसे प्रतिबंधित कर सकती है 20 और 21 को छोड़ के। आर्टिकल 20 के अंतर्गत क्या था? आर्टिकल 20 के अंतर्गत हमें बताया गया है कि जब भी पुलिस हमें अरेस्ट करके लेके जाती है तो उसके द्वारा हमारे जो कुछ मौलिक अधिकार आते हैं सामने, उसके बारे में बात करी गई है कि हम खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते और जो भी है क्या बोलते हैं हम एक अपराध की 2 बार सज़ा जो है वो हमें नहीं मिल सकती है। इसके अलावा जो है एक्स पोस्ट फैक्टो की भी बात बोली गई, जिसके अंतर्गत बोला गया कि किसी भी व्यक्ति को अगर सज़ा सुनानी है तो वो सज़ा जब व्यक्ति ने जब कोई जुर्म किया है तो उस टाइम की जो भी सज़ा होगी उसके हिसाब से सज़ा दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम अनुच्छेद 21 की अगर हम बात करें तो उसमें आता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में क्या होता है कि जिसमें हमें लाइफ की लिबर्टी होती है कि गवर्नमेंट जो है वो हमें अपने जीवन की रक्षा के लिए हमें कुछ अधिकार दी हुई है। ठीक है, जिसमें हम अपनी जान जो है वो स्वयं नहीं ले सकते हैं, इसके बारे में भी बोला गया है। और इसके बाद क्योंकि इसमें एक कंडीशन भी है, क्योंकि अगर व्यक्ति को इच्छा मृत्यु का अगर दे दिया जाए अधिकार, ठीक है, तो उसके इच्छा मृत्यु का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो सकता है। दुरुपयोग इस प्रकार से हो सकता है कि मान लीजिए कि राधे कोई राधे व्यक्ति ने मेरे ऊपर बंदूक रख के, राधे। ठीक है, और मेरे से लेटर लिखवा लिया कि मैं जो है आत्महत्या करना चाहता हूँ, मुझे अब इच्छा मृत्यु चाहिए, मुझे अब मरना है। ठीक है, तो मेरा लेटर कोई और ज़बरदस्ती लिखवा के और वो मुझे मार सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है गवर्नमेंट ने इसको बैन कर रखा है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो खुद को नहीं मार सकता। खुद को भी नहीं मार सकता, इसके अलावा कोई भी अगर किसी व्यक्ति को मारता है तो उसके ऊपर भी सज़ा होगी। ठीक है, और अगर मैं खुद आत्महत्या करने की कोशिश करता हूँ और अगर मैं बच जाता हूँ तो इस बात पे भी मेरे ऊपर केस हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जो है जो मेरी ज़िंदगी है वो मेरे देश के लिए है। ठीक है, मेरी खुद की पर्सनल, ठीक है, मैं जो हूँ अपने देश की संपत्ति कहलाता हूँ। तो इसको जो है वो सरकार कभी भी बंद नहीं 20-21 को। इसके अलावा दोस्तों अगर हम आर्टिकल 19 की बात करें, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है? तो राइट टू इन्फॉर्मेशन में भी कुछ कंडीशनें हैं, ठीक है? जो कि देश की एकता और अखंडता के खिलाफ अगर कोई भी आरटीआई फाइल करता है, कि मान लीजिए कोई व्यक्ति पूछता है कि परमाणु बम कहाँ पर है, ठीक है? तो गवर्नमेंट जो है वो उसके लिए बाध्य नहीं है कि उसको बताए या ना बताए, ठीक है? क्योंकि वो उससे जो है देश की सुरक्षा में सेंध लगाई जा सकती है। तो इसके अलावा अगर आप इस तरीके के आरटीआई फाइल भी करते हैं, तो अगले दिन जो है वो आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि आपके परिवार जो है आपको देखने के लिए कि आप हो कहाँ पे, उसके लिए भी आरटीआई फाइल करना पड़े आपके परिवार को, ठीक है? यानी आपको नज़रबंद किया भी जा सकता है इन सब मामलों के लिए, क्योंकि आप देश की एकता और अखंडता और देश की सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं।
इसके अलावा दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है जो है संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32, ठीक है, जिसमें बोला गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो मूल अधिकारों का रक्षक कहा गया है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी कर सकती है, जिससे जो है वो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उसको लेने में हमें आसानी होती है। ठीक है? यानी हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनको लागू करवाने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है, जिनसे हमें हमारे मौलिक अधिकार जो हैं वो हमें वापस मिल जाते हैं। फिर इसके बाद हमने बात करी थी भारतीयों के कुछ मूल अधिकार हैं जो कि 15, 16, 19, 29, 30 के अंतर्गत आते हैं। 15 के अंदर जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। 16 के अंदर लोक नियोजन में समानता की बात बोली गई है, यानी जितने भी सरकारी नौकरी है उसके अंदर जो है वो समानता दी जाएगी सभी भारतीयों को। इसके अलावा अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति, सभा, संगठन, घूमने, बसने, संपत्ति और व्यवसाय करने के अधिकार के बारे में बात बोली गई। इसके अलावा अनुच्छेद 29 धर्म, जाति, संस्कृति, भाषा के आधार पर शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक जो है वो अपनी संस्था खोल सकते हैं, इसके बारे में बात बोली गई। इसके अलावा मूल अधिकार जो है वो प्रवर्तनीय है, एनफोर्सेबल है। इसके अलावा मूल अधिकार जो है वो वाद विवाद योग्य है, यानी इस पर डिबेट किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों 20, 21 जो है अनुच्छेद उसको कभी भी निलंबित तथा प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। यह जो है कभी भी खत्म नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आज हम बात करेंगे नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, ठीक है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी कहा जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत राज्य को जो है वो कुछ निर्देश दिए गए हैं ताकि इन नीतियों के अनुसार जो है वो अपने कानून बनाए। ठीक है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर भाग 4 के अंतर्गत कुछ ऐसी बातें बोली गई हैं जो राज्य को जो है जनता कल्याण के लिए इन सब चीज़ों को लागू करवाना चाहिए। करते हैं कि ये जो है नीति निर्देशक तत्व जो है वो इसको 1949 में ही 1950 में ही इसको लागू कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, क्योंकि स्टेट के पास उतने पैसे नहीं थे ताकि इन सब चीज़ों को लागू करे। इसके अंदर किस किस प्रकार की चीज़ें हैं, जैसे पर्यावरण की सुरक्षा, जानवरों की रक्षा, दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक, ठीक है। इसके अलावा शिक्षा की व्यवस्था करना, ठीक है, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना, एससी एसटी के लिए विशेष प्रबंधन, ठीक है। तो अगर 1950 के समय ही, यानी संविधान बनने के बाद से ही अगर तुरंत इन सब चीज़ों को लागू कर दिया जाता तो जो भारत के जो पैसे हैं वो उसी समय खत्म हो जाते, और भारत के पास पैसों की उस टाइम पे बहुत कमी थी, जिस कारण से इन सब कानूनों को लागू नहीं किया गया। और इन कानूनों को लागू करने के लिए जो है वो इसमें लिख दिया गया नीति निर्देशक तत्वों के अंदर कि सरकार के पास जब भी पैसे हों तो इन सब चीज़ों को लागू करा जाए। ठीक है, लेकिन सरकार इसके लिए बाध्य नहीं है कि आप इन सब चीज़ों को गवर्नमेंट से लागू करवाएं। ठीक है, सरकार अपनी मर्जी से इन सब कानूनों को लागू कर सकती है। इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। इसके अलावा केटी शाह ने इसी वजह से इसको बोला था कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसे बैंक जो है वो अपनी मर्जी द्वारा देता है, यानी बैंक की जब मर्जी होगी तब उस चेक को आपको देगा, और मर्जी नहीं होगी तो आपको उसके पैसे नहीं देगा। ठीक है, यही है गवर्नमेंट का रूल कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो इन सब कानूनों को एक साथ लागू भी कर सकती है, और गवर्नमेंट चाहे तो इसको 100 साल, 10 साल, 15 साल, कितने भी टाइम के लिए इसको टाल भी सकती है। नीति निर्देशक तत्व जो है वो हमारे सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात करता है, यानी समाज में समानता और सबके लिए जो है एक कल्याणकारी नीति की बात करता है। नीति निर्देशक तत्व जो है वो भारत में आयरलैंड के संविधान से लिए गए, और आयरलैंड ने जो अपने संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों को डाला वो स्पेन के संविधान से डाला था। अब इसके बारे में हम जानते हैं आर्टिकल 36 के बारे में। तो आर्टिकल 36 से स्टार्ट होकर आर्टिकल 51 तक आता है ये। ठीक है, तो आर्टिकल 36 के बारे में हम देखते हैं तो ये बताता है राज्य की परिभाषा। अब राज्य क्या होता है? राज्य एक ऐसी संस्था जो अपने नियम, कायदे, कानून खुद बनाती है और अपने आप में एक पावर है, ना कि हमारे जो स्टेट हैं, जो कि 28 स्टेट हैं, उनके बारे में इसमें बात नहीं करी गई है। इसमें बोला गया है यह वह संस्था है जो अपने नियम, कानून, कायदे, कानून वो खुद बनाती है, खुद लागू करती है और खुद उस पे चलती है। ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने कानून खुद बनाता है। संसद अपने कानून खुद बनाती है। ठीक है, बीसीसीआई मान लीजिए, बीसीसीआई अपने कानून खुद बनाती है, जो भी क्रिकेट के रूल्स होते हैं। इसके अलावा रेलवे अपने नियम, कायदे, कानून खुद बनाता है। यूपीएससी वो भी अपने कायदे, कानून खुद बनाता है। तो ये सारी जो संस्थाएं हैं,
ठीक है, अपने आप में एक स्टेट है, ठीक है? और इन सभी स्टेटों को, यानी इन सभी जो विभाग हैं, इन सभी विभागों को कुछ निर्देश दिए गए हैं जो कि आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक के अंतर्गत आता है, ठीक है? अब इसमें देखते हैं कि आर्टिकल 36 के अंदर परिभाषा दी गई है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, कि स्टेट क्या है और किसको ये जो है नीति निर्देशक तत्व दिए जाते हैं लागू करने के लिए। अगर हम इसकी परिभाषा के बारे में जानें, तो नीति निर्देशक तत्व वह कल्याणकारी योजना है जो संविधान अपने नागरिकों को देना चाहता था। हालाँकि इसे लागू जो है 1950 में ही कर देना चाहता था, लेकिन देश के पास धन की कमी होने के कारण ये सुविधाएँ जो हैं उस समय नहीं मिल पाई। लेकिन हालाँकि आज़ादी के बाद धीरे-धीरे करके इन सभी कानूनों पर धीरे-धीरे विचार किया जा रहा है। ठीक है? जैसे अनुच्छेद 46 के अंतर्गत बोला गया कि एससी-एसटी के लिए विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई। तो इसके लिए एससी आयोग, एसटी आयोग बनाया गया, ठीक है? जिसके बारे में हम बाद की क्लासों में चर्चा करेंगे, जब एससी आयोग के बारे में जब हम बात करेंगे। इसके अलावा दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक, ठीक है? लेकिन अभी तक इस चीज़ को पूरा नहीं किया गया है, तो जिस वजह से अभी ये कानून जो है वैसे का वैसा ही, ठीक है? इसके अलावा जो है हमारा शिक्षा का अधिकार जो आया, शिक्षा के अधिकार में 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई। तो ये सब कानून जो है वो धीरे-धीरे लागू हो रहे हैं। इसके अलावा पंचायती व्यवस्था, नगर पालिका व्यवस्था, तो ये सब कानून जो है वो लागू हो चुके हैं, ठीक है? जो कि और कानून इसके अंदर लिखे हुए हैं, उनको भी लागू करना जो है एक टाइम के लिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम अनुच्छेद 36 में परिभाषा की बात बोली गई, राज्य की डेफिनेशन दी गई। अनुच्छेद 37 में ये बोला गया कि आप इन कानूनों को लागू करवाने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते, ठीक है? यानी न्यायालय में ये वाद-विवाद योग्य नहीं है, ठीक है? अगर कभी भी अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को लेके, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लेके अगर आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाते भी हैं, ठीक है? तो जो गवर्नमेंट के वकील होते हैं, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो गवर्नमेंट का वकील होता है उसको बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है? जो भी छोटे-मोटे केस आते हैं वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर देखता है, क्योंकि पुलिस वालों के पास बहुत सारे काम होते हैं, तो हर जो केस की सुनवाई क्या चल रही है, क्या नहीं चल रही है, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो जो है पुलिस को सूचित करता है, ठीक है? वो गवर्नमेंट की ओर से जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लड़ता है, केस लड़ता है, ठीक है? इसके अलावा स्टेट लेवल पे अगर हम बात करें तो स्टेट लेवल पे एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया आता है, ठीक है? जो कि स्टेट के विरुद्ध अगर आप कोई भी अ, मुकदमा दायर करते हैं, तो स्टेट के विरुद्ध जितने भी मुकदमे होते हैं, वो एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया देखता है, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि कोई एग्ज़ाम हुआ बिहार में, ठीक है? और बिहार के एग्ज़ाम लीक हो गया या एग्ज़ाम नहीं हो पाया मान लीजिए, ठीक है? तो एग्ज़ाम नहीं हो पाया तो वो जो है एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया जो होता है, ठीक है? वो देखता है कि एग्ज़ाम क्यों नहीं हो पाया और उस हिसाब से अपनी आगे की कार्रवाई जो है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में वो चलती है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम पूरे देश की बात करें, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, जिसमें जो है जितने भी केस होते हैं देश के विरुद्ध, ठीक है? वो वही देखता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी नियम, कायदे, कानून कुछ गलत बनाती है, ठीक है? तो वो वही देखता है और उसी को ही उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है, ठीक है? यानी देश पे, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट पे या स्टेट गवर्नमेंट पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई भी अगर सरकार के विरुद्ध कोई भी मुकदमा अगर चलता है, तो वो 3 अलग-अलग व्यक्ति जो हैं वो देखते हैं, ठीक है? उनका एक ग्रुप होता है, जो कि अलग-अलग केस की सुनवाई करते हैं और लड़ते हैं उसको। इसके अलावा दोस्तों अनुच्छेद 38 की अगर हम बात करें, ठीक है? अनुच्छेद 38 में बोला गया है कि राज्य की कल्याणकारी नीतियों की बात बोली गई है कि इसमें जितने भी अनुच्छेद के अंतर्गत, ठीक है? अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत जितनी भी बातें बोली गई हैं, वो राज्य की कल्याणकारी नीतियों के लिए बनाया गया है। यानी राज्य जो है वो ऐसे कानून बनाए जिससे देश का कल्याण हो, राज्य का कल्याण हो। ठीक है? यानी जितने भी विभाग हैं वो अपनी नीतियों को इस तरीके से बनाएँ जिससे जनता का कल्याण हो। ठीक है? अब हम बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 39, ठीक है? अनुच्छेद 39 में जो है उसमें बोला गया है समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है? ठीक है? जितने भी विभाग हैं, ठीक है? चाहे गवर्नमेंट के जितने भी विभाग हैं उसमें ये नियम जो है वो बखूबी पालन किया जाता है
जिसमें कोई एक पुरुष और कोई एक महिला अगर सेम पोस्ट पे हैं, तो दोनों को समान वेतन मिलेगा। ठीक है? अगर वो अलग-अलग पोस्ट पे हैं, तो उनका वेतन कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर दोनों समान पोस्ट पे हैं, तो उनको समान वेतन दिया जाएगा। इसी के खिलाफ एक जो है बिहार गवर्नमेंट पे एक केस आया कि बिहार शिक्षक भर्ती को लेके, ठीक है? उसमें 2 प्रकार के शिक्षक थे, एक परमानेंट टीचर जो थे और दूसरा थे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, ठीक है? तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले जो टीचर थे, उन्होंने केस किया स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ कि हमारा जो वेतन है, हम महिलाओं का जो वेतन है वो जो है कॉन्ट्रैक्ट वालों के मुकाबले जो है वो कम है, ठीक है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है अटॉर्नी जनरल से नीचे जो है बेसिकली एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है? उन्होंने इसके बारे में जो है वो राय-मशवरा लिया कि किस प्रकार का केस है, ठीक है? और जब हाई कोर्ट में वो केस गया, ठीक है? तो उसमें बाकायदा पहले से बोला गया कि जो है हमने जो एडवर्टाइज़मेंट है कॉन्ट्रैक्ट बेस का, हमने इतने पे भर्ती करी थी और इन सब चीज़ों के बारे में हमने पहले से बता दिया था। और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेस जो भी शिक्षक हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, सबका समान वेतन है, ठीक है? लेकिन फिर भी इन्होंने रिक्वेस्ट करी टीचरों ने कि हमारा वेतन जो है वो थोड़ा बहुत बढ़ाया जाए। लेकिन जो है उन्होंने अपनी दलील में ये बोला कि राज्य के पास इतने पैसे नहीं हैं कि इनका वेतन को बढ़ाया जा सके, बल्कि हमने जो पहले जो वेतन था उससे लेके अभी तक में हमने काफ़ी वेतन में वृद्धि करी है, ठीक है? लेकिन स्टेट के पास वर्तमान समय में इतने पैसे नहीं हैं कि इस वेतन को बढ़ाया जा सके, ठीक है? तो इसके चलते जो है वो हाई कोर्ट ने उनका मामला जो है वो खारिज कर दिया था कि आपका मामला जो है वो नीति निर्देशक तत्वों को लेके है और इसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता। ठीक है? इसके अलावा अनुच्छेद 39 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 39 के अंतर्गत क्या होता है कि निःशुल्क विधि सहायता, यानी अगर आप कोई भी कानूनी सहायता चाहते हैं तो उसके लिए निःशुल्क यानी सरकारी जो वकील हैं उनकी सहायता आपको मिले। लेकिन ये वर्तमान समय में जो है वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है, ठीक है? जो कि उन पे डिपेंड करता है कि वो आपके लिए कोई भी वकील दे या ना दे, ठीक है? तो बेसिकली ये मामला जो है अभी कानून पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ है। ये सीधे-सीधे गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सरकारी विधि सहायता जो है वो वर्तमान में मुहैया कराई जा रही है या नहीं कराई जा रही है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो समान वेतन वाला जो बात थी, तो समान वेतन वाले में क्या था कि महिलाएँ और पुरुषों को समान वेतन मिलेगा। ये सरकारी तंत्रों में तो बखूबी निभाया जा रहा है। लेकिन जो है प्राइवेट सेक्टर में इन सब चीज़ों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा नरमी बरती जा रही है, ठीक है? तो इन सब चीज़ों में क्या होता है कि महिलाएँ जो है वो बेसिकली घरेलू काम करती हैं भारत में तो, ठीक है? लेकिन उसके लिए जो है वो उनका जो वेतन होता है वो काफ़ी कम होता है। अगर फैक्ट्री वग़ैरह में या किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर देखा जाए, तो महिलाओं का वेतन जो है वो कम कर दिया जाता है। क्योंकि जितने पैसों में, जितने वेतन में आप एक पुरुष को हायर करते हैं, उतने ही वेतन उससे कम वेतन में जो है महिलाओं को स्किल्ड महिलाएँ जो है वो आपको मिल जाएँगी, ठीक है? क्योंकि महिलाएँ सोचती हैं कि घर पे जो है मेरा टाइम पास नहीं होता है, तो वो मैं काम पे जाके थोड़ी अर्निंग भी हो जाएगी और थोड़ा काम भी हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो है वो महिलाओं को बेसिकली कम वेतन पे रख लिया जाता है और महिलाएँ मान भी जाती हैं। लेकिन पुरुषों में ऐसा नहीं है, वो नहीं मान पाते हैं। तो इस वजह से पुरुषों का वेतन जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और महिलाओं का वेतन कम हो जाता है, इन सब मामलों में। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की बात बोली गई, ठीक है? अनुच्छेद 40 में जब ग्राम पंचायत की बात बोली गई है, तो इसकी में महात्मा गांधी जो थे वो इसके समर्थक थे कि हर गाँव को इतना सक्षम बना दिया जाए कि वो अपनी आमदनी खुद कर सके। वो स्टेट, राज्य या पूरे देश पे जो है वो डिपेंड ना रहे, ठीक है? अगर हम हर गाँव को विकसित कर देंगे तो देश जो है वो अपने आप विकसित हो जाएगा, ऐसा महात्मा गांधी का मानना था। लेकिन जो भीमराव अम्बेडकर थे उनका ये मानना था कि हम जितने ज़्यादा अधिकारी जो है वो छोटे लेवल पे रखेंगे उतना ज़्यादा हमारा करप्शन बढ़ता है, ठीक है? तो करप्शन बढ़ने के डर से जो है वो अम्बेडकर जी इसके समर्थक नहीं थे, ठीक है? वो इसके विरोधी थे।
इसके बाद अगर हम वर्तमान में देखें, मान लीजिए कि अगर कोई भी एक व्यक्ति है, ठीक है, जिसको हमने ग्राम पंचायत के रूप में रख रखा है, ठीक है, तो वो चाहे वेतन या घपला कितना भी करे, लेकिन कुछ न कुछ उस गाँव में अगले चुनाव के लिए उसको विकास करना ही पड़ेगा। तो एक तरीके से गाँव का विकास जो है वो कहीं न कहीं होगा ही होगा, चाहे भले ही थोड़ा हो, चाहे ज़्यादा हो, ठीक है? क्योंकि उसको अगले टाइम के लिए भी वोट चाहिए, तो इसके इसके लिए मतलब उसको काम करना ही पड़ेगा किसी न किसी रूप में, ठीक है? तो इससे जो है वो वैसे भी छोटे जो कर्मचारी होते हैं, ठीक है, अगर हम एक एमएलए की बात करें, तो एक एमएलए जो है वो अपने आप में स्वयं जो है वो क्या बोलते हैं, यमराज का दूत वो अपने आप को समझता है, क्योंकि उसके आगे पीछे कई गाड़ियाँ, कई जिप्सियाँ, ठीक है? पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था, ठीक है? जिससे कोई आम आदमी नहीं मिल पाता, ठीक है? तो कोई एक ऐसा लोकल बंदा होना चाहिए, ठीक है? जिससे पूरे गाँव की बराबरी हो, जो कंधे से कंधा मिला के काम करे, ठीक है? और कोई भी जो नागरिक है उस गाँव का, वो उसको समझा सके कि हमारे गाँव में क्या समस्याएँ हैं, क्या नहीं है। ठीक है? तो इसके बारे में जो है ग्राम पंचायत बहुत ज़्यादा अच्छा भी साबित हो सकता है। तो क्योंकि ग्राम पंचायत ये जो व्यवस्था है, ये वर्तमान समय में लागू करी जा चुकी है और सबसे पहला राज्य जो था, वो राजस्थान था। ठीक है? जो कि नागौर जिले में जो सबसे पहली पंचायती व्यवस्था थी, उसकी स्थापना करी गई थी 2 अक्टूबर 1959 में। ठीक है? गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 1959 में ग्राम पंचायत की स्थापना करी गई। इसके अलावा दोस्तों अनुच्छेद 73 सॉरी इसमें 73वां संविधान संशोधन किया गया, ठीक है, जिसमें 24 अप्रैल 1993 को नरसिम्हा राव ने इसको लागू किया था। 73वां संविधान संशोधन करके 1993 में इसको लागू कर दिया गया। इसके बाद वर्तमान में यह 243 के क से अण तक के अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है, अब आगे की क्लास जो है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। अनुच्छेद 41 से लेके अनुच्छेद 51 तक की बात जो है वो हम अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।